हमने शहर में अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह का निर्माण किया, गजानन वाटिका का निर्माण किया। कि वो रास्ते पे ही रास्ते को ब्लॉक करके शादियाँ या बाकी और भी फंक्शन उनके जो रहते थे वो रास्ते पे ही। तो लोधीटोला स्कूल के लिए मैंने वहाँ पे जमीन खरीदी। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, मैं सुबोध सिंह। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आज हम हमारे एक विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद में हम तिरोड़ा शहर में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव को काफ़ी कम समय रह गया है और आज हम तिरोड़ा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार श्री अजय सिंह गौर इनसे चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए तिरोड़ा आए हैं। तो आज हम बात करेंगे श्री अजय सिंह गौर से। नमस्कार, मैं अजय सिंह गौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से नगराध्यक्ष का इलेक्शन कर रहा हूँ। नमस्कार। आज हम यह जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में किन विषयों को लेकर अजय सिंह गौर मैदान में आए हुए हैं। विषय बहुत से हैं और इस नगर में विषयों की अभी कमी नहीं है, क्योंकि जनता से जो जुड़े हुए विषय है उसमें बहुत से विषय अभी बाकी है। कुछ विषयों का निराकरण हुआ है, लेकिन और भी समस्या शहर में बाकी है। निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान करना यही मेरा उद्देश्य रहेगा, जो मैं आगे चल के करना चाहूँगा। शहर के आने वाले समय में शहर के विकास के लिए आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? शहर के विकास में जैसे रास्ते, नाली, ये तो विषय सब रेगुलर विषय है, लेकिन शहर की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो शहर में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आरोग्य का क्षेत्र हो, चाहे सौंदर्यीकरण का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, ऐसे विषयों पर निश्चित रूप से यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। शहर में अनेक प्रकार की जनता की समस्या है और इसके पहले आप तिरोड़ा नगर परिषद का नगर अध्यक्ष पद पे ग्रहण कर चुके हैं और इसके पहले भी आपने अनेक जनता के कार्य किए हैं, तो आप उन कार्यों की जानकारी हमारे माध्यम से देना चाहिए। निश्चित रूप से 2014 में मैं नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका हूँ और उन 2 वर्षों में, क्योंकि 6 माह जो थे वो तो आचार संहिता में चले गए थे, तो उन 2 वर्षों में जो मुझसे जम सका ऐसे कार्य मैंने जरूर किए जो पब्लिक के लिए हितकर हो। ऐसे कार्यों में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने लिटिल बर्ड कॉन्वेंट स्कूल का जो एक इंग्लिश मीडियम होता है, जो एक आम नागरिक, आम सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन दे, क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन ही महत्वपूर्ण भूमिका भी समाज में रख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। उस आधार पर हमने लिटिल बर्ड कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की। दूसरा वर्ग, जैसे शहर में व्यवस्था के भाग में जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉल है, लॉन्स है, उनकी जो कीमतें हैं या उनके एक दिन के जो चार्जेस है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में रहते हैं और उतना एक साधारण व्यक्ति उस अमाउंट को नहीं दे सकता। ये बात हमारे भी ध्यान में आई, तो इस आधार पर हमने शहर में अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह का निर्माण किया, जो कि मात्र 16,000 रुपये में एक दिन के उसके चार्जेस है। उस 16,000 में वो साधारण व्यक्ति की अपनी समस्या का निवारण कर सकता है और अपने बच्चों के, अपने रिलेटिव्स की, किसी के भी जो मंगल कार्य है उस कार्य को वो करने में मुझे लगता है कि उससे कोई अड़चन नहीं जाएंगे। इस आधार पर हम लोगों ने उसका भी एक नियोजन किया। दूसरी बात मैं करूँगा कि जैसे शहर में आप जानते हैं कि अभी सिर्फ एकमात्र गार्डन है। उसके पहले जो एक गार्डन था, उस गार्डन की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, तो हमने सोचा कि एक ऐसा गार्डन बनाया जाए जिसमें
अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके लोग वहाँ पे व्यवस्थित रूप से अपना एंजॉयमेंट कर सके, कहीं तो भी अपने आप को फ्रेश महसूस करे, इसलिए हमने गजानन वाटिका का निर्माण किया। गजानन वाटिका आज आप पता कर सकते हैं कि शहर में एक व्यवस्था का भाग हो गया है, क्योंकि हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है और चाहता है कि परिवार के साथ वो कहीं घूमने जाए और कहीं पे बैठ के शांति से अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। तो ये एक व्यवस्था का भाग के चलते हमने गजानन वाटिका का भी निर्माण किया और निश्चित ही वहाँ पे शहर के कई परिवार, कई छोटे बच्चे काफ़ी इंटरटेनिंग माहौल में एंजॉय करते हैं। तीसरा काम यदि आप बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जब मैं शहर अध्यक्ष बना उस समय जो स्लम एरियाज थे, जैसे आप चौकी को ले सकते हैं, रामसागर को ले सकते हैं, लोधी टोला को ले सकते हैं, अवंती नगर, दूसरी बेलाटी को ले सकते हैं, रविदास वार्ड को ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी ऐसे आउटर एरिया थे जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा समस्या थी, लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन आना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए। और विशेष रूप से और एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर के मध्य में जैसे आप वो रेलवे स्टेशन रोड जाएंगे और असवल चौक से लेके अप टू गुंडाने साहब जो बैक साइड का जो उधर तहसील की तरफ में रास्ता जाता है, आपने देखा होगा कि कई वर्षों से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। तो वो स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम मैंने उस समय करवाया और वो जो एक स्ट्रीट लाइट की समस्या थी उसका निराकरण किया। लोधी टोला स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपने देखा होगा लोधी टोला स्कूल जो गांव है अवंती नगर, गांव में शहर का ही भाग है, लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि लोगों के मुंह से ये बात निकलती कि वो गांव है जबकि वो शहर का एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ पे भी ये समस्या थी कि वहाँ कहीं ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ लोग अपने कोई मांगलिक कार्य उसको कर सके। तो वहाँ पे ये धारणा थी कि वो रास्ते पे ही रास्ते को ब्लॉक करके शादियाँ या बाकी और भी फंक्शंस उनके जो रहते थे वो रास्ते पे ही होते थे। वो बात जब मेरे समझ में आई तो मैंने वहाँ पे उनसे जानकारी ली और उनका ऐसा कहना था कि ये यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम लोग उसको मैनेज कर सकें। तो लोधी टोला स्कूल के लिए मैंने वहाँ पे ज़मीन खरीदी और ज़मीन वो जनरल फंड जो होता है नगर पालिका का बड़ा सीमित फंड होता है और इतनी इनकम नहीं है नगर पालिका की, सी ग्रेड म्यूनसिपल काउंसिल है, इस वजह से वहाँ पे जनरल फंड की इनकम ज़्यादा नहीं थी। तो उस इनकम को जनरेट करके जितना भी उसमें कटौती कर मैंने वहाँ पे ज़मीन खरीदी जो उस स्कूल के लिए काम आ रही। और अभी आप देखेंगे कि उस अवंती नगर में जितनी भी अब शादियाँ हो रही है वो सारी के सारी वो लोग स्कूल में अरेंज कर रहे हैं, ना कि रास्ते में। तो ये भी एक काम मैंने किया। अब दूसरी यदि आप ये बात करेंगे कि मैंने कम पैसों में एक व्यवस्था का निर्माण कैसे किया, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक एम्बुलेंस थी राष्ट्रवादी डॉक्टर सेल की, वो एम्बुलेंस खड़ा था, अब वो यूज में नहीं आ रहा था। तो मैंने जैन साहब से, हमारे जो मार्गदर्शक है सम्मानित जैन साहब, उनसे मैंने चर्चा की कि ये राष्ट्रवादी डॉक्टर सेल की जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस आप हमको दो नगर पालिका को। और उस एम्बुलेंस को हमने लेकर उसको स्वर्गरथ में कन्वर्ट किया। अब स्वर्गरथ में यदि हम स्वर्गरथ नया लाते तो शायद 10-20 लाख रुपए हमको लगते, लेकिन मैंने सोचा कि इस एम्बुलेंस को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो उस एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट करके हमने जैन साहब से हमने अपने अंडर में लिया और मात्र 1.25 लाख रुपए लगा के उसको स्वर्गरथ बना दिया। तो आज देखिए, पहले लोग ये बोलते थे कि इस गांव में चंद्रभागा है कितने दूर, पैदल ही लोग ले जा लेते, लेकिन जिस दिन से हमने वो व्यवस्था का निर्माण किया, आप देखेंगे कि यार किसी के घर में कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो आज सबसे पहले नगर पालिका को फोन लगाता है और इमीडिएट वो स्वर्गरथ को मंगाता है। तो ये व्यवस्था का भाग है। आप जैसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे लोगों की आवश्यकता उसके अनुरूप ढलते चले जाएंगे। तो मेरा यही विषय है कि इस व्यवस्था का भाग होना चाहिए। नगर पालिका शहर की जनता के लिए व्यवस्था का निर्माण करने का काम करती है और वो काम मैंने करने का प्रयास किया। जैसे कि अभी 9 सालों के बाद नगर परिषद के चुनाव घोषित हुए और सभी लोग चुनाव की तैयारी में लगे। पिछले 4 सालों से प्रशासक राज चल रहा था और शहर की जनता का कहना ऐसा है, अनेक समस्या है जिसका निराकरण
आने वाले समय में हमारे नगर अध्यक्ष से उम्मीद लगाए हुए लोग, जैसे कि शहर में ट्रैफिक की समस्या है, आए दिन रास्तों पे गाय बैठी रहती है, उसके लिए आपके पास भविष्य में क्या नियोजन है? शहर की व्यवस्था और पार्किंग के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब शहर बढ़ते जा रहा है, यातायात का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल, इसके पहले पुराना दवाखाना जिसे कहा जाता था, वो एक प्रीमाइसेस हम लोगों के पास में है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था का निर्माण करने की एक सोच मेरे दिमाग में है कि उसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा, आपने जो प्रमुख मुद्दा बोला, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हो रहा ऐसा है इस शहर में कि जिनकी पालतू जानवर है, वो लोग बड़े बेबाक तरीके से उसको छोड़ देते हैं दिन भर के लिए, और रात में वो घर आ जाएंगे, ऐसा उनका सोचना है, और वैसा होता भी है। लेकिन होता ये है कि उसमें जो यातायात है, वो यातायात बहुत सफ़र होता है, कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें लोग सफ़र हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बहुत वर्षों पहले नगर पालिका में कांजी हाउस की एक व्यवस्था थी, जिसमें जो लावारिस जानवर है, जिनकी कोई मालकी दिखाने तैयार नहीं था, ऐसे जानवरों की व्यवस्था करने का भाग एक नगर पालिका की जिम्मेदारी थी, और वो करते थे नगर पालिका। तो आज भी आने वाले समय में ऐसी कुछ तो भी व्यवस्था का निर्माण जरूर करना पड़ेगा, जिससे ये जो जानवरों का उत्पाद शहर में हो रहा है, इसका प्रमाण कहीं ना कहीं कम हो और लोगों को रिलीफ मिले, उनकी व्यवस्था बने, और एक्सीडेंट्स का उसमें कुछ तो भी कमतरता हो या बचाव हो, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से शहर में विस्तारीकरण हो रहा है, अनेक लोग नए घर बना रहे, और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने एक गार्डन का निर्माण अपने कार्यकाल में किया, उसी प्रकार तिरोड़ा शहर के नागरिकों की मांग है कि हर परिसर में, हर वार्ड में, हर प्रभाग में गार्डन होना चाहिए। इसके लिए आपके आने वाले समय में क्या प्रयास रहेंगे? बड़ा छोटा सा सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि अब तक के और भी जगह पे गार्डन्स के इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि नए नए लेआउट्स बन रहे हैं, नए जब लेआउट्स बनते हैं तो उसमें एक ओपन स्पेस का एक हिस्सा जो नगर पालिका को हैंडओवर करना होता है, वो एक विषय उसमें महत्वपूर्ण रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में बहुत से नए लेआउट्स हैं और उसमें ओपन स्पेस निश्चित ही होंगे। वहाँ जाने पर जैसे पता चलेगा, जैसे पूरा के ओपन स्पेस मुझे पता है, जिस समय मैं नगराध्यक्ष था उस समय मैंने 8-10 ऐसे ओपन स्पेस निकाले थे जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बाकी लोगों से क्यों भी जमा, ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन अब जैसे ही ऐसा ही नहीं, जनता के आशीर्वाद से और जनता ने यदि मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे अनेक जगहों पे छोटे छोटे जो गार्डन्स है उसको डेवलप कर देना मैं चाहूँगा। और वो इसलिए चाहूँगा कि कम से कम उस कॉलोनी के लोगों को एक गार्डन की व्यवस्था मिले। ग्रीन जिम जो आजकल आपने देखा होगा, जो फैड चल रहा है ग्रीन जिम का, उससे कई बच्चे, कई सीनियर सिटीजन्स लोग अपनी एंटरटेनिंग करते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो ये एक अच्छा मुद्दा है जो हर जगह पे क्षेत्र में अपने तिरोड़ा शहर में होना चाहिए। शहर के युवा आने वाले नगर अध्यक्ष से कुछ भारी उम्मीदें लेके खड़े हैं, और उनकी मांग है कि हमें ऐसा नगर अध्यक्ष चाहिए जो युवाओं के लिए कुछ करे। तो उसके लिए आपके मन में क्या विचार है? इसके पहले भी मैंने युवा वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे मैंने किसानों के लिए भी कुछ अच्छे काम करने के प्रयास करे। मेडिकल लाइन में भी मैंने काम करने की कोशिश की और किया भी है। मैं अभी तो ये बोलना चाहूँगा आपको कि युवाओं के लिए प्रायोरिटी आप वर्क यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ जो युवा वर्ग है या यहाँ की जो मानसिकता है, वो मानसिकता ऐसी है। कई आप लोगों ने देखा होगा, किसान जो बेचारा अपनी खेती बेचता है और अपने बच्चे को एक शिक्षक बनाना चाहता है, लेकिन यदि आप वहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र में दूर चले जाएंगे, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों का कल ज़्यादा एमपीएससी की एग्जामिनेशन की तरफ में, एग्जामिनेशन की तरफ में इसलिए है वहाँ पे, यहाँ का युवा शिक्षक बनना चाहता है, और वहाँ का जो युवा है या वहाँ की जो मानसिकता है, वो मानसिकता है या तो उनका बच्चा पीएसआई बने, सेल टैक्स ऑफिसर बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, या असिस्टेंट ग्रेड मंत्रालय की कोई जॉब वो हायर करे या उसको मिले, इस तरफ में उनका प्रयास ज़्यादा रहता है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो कल है,
ये हमारे इधर इस क्षेत्र में भी बने और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा एमपीएससी के द्वारा सिलेक्ट हो। अब वो सिलेक्ट होने के लिए जो होना चाहिए वातावरण, उस वातावरण की निर्मिति करना बहुत जरूरी है। वो निर्मित इसी बात से होगी कि जब आप एमपीएससी की बुक्स अवेलेबिलिटी करेंगे या अच्छे जो न्यूली एकदम आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर, डीवाईएसपी रैंक के ऐसे जो युवा लोग हैं जो आज उस पद पर है, ऐसे लोगों को अपने जगह पे यानी जहाँ पे अपन बुक्स या लाइब्रेरी रखेंगे, उन बच्चों के सामने उनको लाकर उनको इंस्पिरेशन उनको मिले कि वो कैसे पीएसआई बने, कैसे सेंट्रल ऑफिसर बने, उसका मार्गदर्शन यदि वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके समझ में आएगा और वो आगे चल के एमपीएससी का प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से शहर में प्रदूषण की बाढ़ आई है और उस प्रदूषण को रोकने के लिए आपके आने वाले समय में क्या नियोजन है? पर्यावरण की समस्या ये तो ग्लोबल हो चुकी है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि नगर पालिका के माध्यम से तो वैसे प्रयास होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड पौधे लगाना ये सब काम नगर पालिका करती है, लेकिन यदि मैं वहाँ पे गया तो मैं निश्चित रूप से और इस काम को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करूँगा। लेकिन स्पेशली मैं एक बात की तारीफ करूँगा कि अभी ये जो अपने शहर में एक संस्था काम कर रही है, ग्रीन तिरोरा, क्लीन तिरोरा, ये निश्चित रूप से मैं ये बोलूँगा कि निस्वार्थ रूप से वो लोग जो एक पर्यावरण की लिए जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं उन सभी का दिल से स्पर्श स्वागत करता हूँ कि निश्चित रूप से ये काम उनका अच्छा है और वो लोग निरंतर इस काम को करते जा रहे हैं। और यदि मैं नगर पालिका में गया तो नगर पालिका के माध्यम से जो भी उनको मदद कर सकूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों को शायद पता होगा कि इस शहर में सबसे पहले भांडारकर साहब थे, एडवोकेट भांडारकर साहब, ये पहल उन्होंने शुरू की और उस समय मैं था नगराध्यक्ष, तो उन लोगों का ऐसा ये मेरे से अपेक्षा रहती थी कि भैया इसमें कुछ आप मदद कीजिए, तो मैं उन लोगों को मदद करता था नगर पालिका के माध्यम से। और इनका भी जो प्रयास है ये सराहनीय है। निश्चित रूप से इन लोगों को भी मैं जितना मुझसे हो सकेगा नगर पालिका के माध्यम से मैं इनको सपोर्ट करूँगा और पर्यावरण की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करूँगा। जैसे कि शहर में एक व्यापार वर्ग है, व्यापारी वर्ग का कहना ऐसा है कि जो 4 सालों में जिस हिसाब से व्यापार को गति मिलना था, प्रशासक रहने की वजह से व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आने वाले समय में नगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो उनकी भी कई अपेक्षा है, तो उनकी अपेक्षा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों के लिए? व्यापारी लोगों के लिए संदेश का जो विषय है ये मेरे ख्याल से इसके पीछे तो जो देश की इकोनॉमी है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि नगर पालिका व्यापारियों के लिए क्या कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है ये ज़्यादा नगर परिषद से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे कि शहर में जो 158 आबादी वाला जो परिसर है, इसी परिसर में मैक्सिमम व्यापारी वर्ग बैठा है। तो जब तक कि इस शहर का सिटी सर्वे नहीं होता, ये सिटी सर्वे होने के बाद ही इस विषय को अपन कुछ कर सकते हैं, उनको रिलीफ दे सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो आबादी की एरिया है वहाँ पे बैंक कोई लोन नहीं देती, तो वो एक उनकी समस्या है, क्योंकि वो उनको खुद को अपने पैसे से ये सारे कंस्ट्रक्शंस करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो आबादी में है। तो ये चीज़ सिटी सर्वे होने के बाद में थोड़ा दूर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा के विभाग में आपने अपने कार्यकाल में कई स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करी। आने वाले समय में आपका शिक्षा के ऊपर किस तरीके का फोकस रहेगा उसके बारे में आप बताइए। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी मराठी मीडियम की स्कूलें हैं जो शासन द्वारा चलती है, आज देखेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गया है, चाहे वो जिला परिषद हो या नगर पालिका हो, सभी जगह पे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और अब लोगों का जो झुकाव है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ में लेकर जाए, ऐसा उनका सभी लोगों का मानस बनते जा रहा है। तो हमने एक शुरुआत की थी लिटिल बर्ड कॉन्वेंट स्कूल की, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सफल शुरुआत रही हम लोगों की।
तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी और भी जगह जहाँ पे लिटिल बर्ड कॉन्वेंट स्कूल तिरोरा नगर परिषद के माध्यम से और भी एक दो ऐसी ब्रांचेस खोली जाए अलग अलग एरिया में, ताकि वहाँ के भी बच्चे वहाँ आ सके और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरफ में मेरा और प्रयास रहेगा और नई ब्रांचेस खोल के ये काम करने का मैं प्रयास करूँगा। भवानी टाइम के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले जो इलेक्शंस है, जो 2 दिसंबर को आपको मतदान करना है, तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आने वाले 2 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से अध्यक्ष के लिए मैं अजय सिंह गजानन सिंह गौर आप सबको अपना नमस्कार करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आने वाले 2 तारीख को आप मुझे और मेरे साथ जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार इस रिंग में रहे उन सभी को अपना आशीर्वाद देके, मतदान रूपी आशीर्वाद देके उन्हें विजयी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उन्हें विजयी करें और निश्चित रूप से हम लोगों को आपकी सेवा करने का, इस शहर की व्यवस्था का निर्माण करने का और जो भी सार्वजनिक समस्या है, जैसे आरोग्य से रिलेटेड हो, शिक्षण से हो, स्वास्थ्य से हो या अन्य किसी भी बात से हो, उसमें हम आपके लिए कुछ काम कर सके, ऐसा मैं आपसे विनती करूंगा और आशीर्वाद चाहता हूं कि जनता हमें प्रतिसाद दे और भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि भवानी टाइम के माध्यम से आज अजय सिंह गौर ने चुनाव के मद्देनजर रहते हुए अपना कीमती समय दिया और अपनी बातों को भवानी टाइम के माध्यम से जनता के सामने रखा, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते। भवानी टाइम से सुबोध सिंह। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।